हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया था और उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी करने के लिए कहा था, उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा कि डायमेंशनल मेथड की हेल्प से हम लोग अपने 3 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन, टू चेक द correctness of a given formula. Second one, to convert the magnitude of a quantity from one system of unit to another system of unit. And the last one was to derive a formula when the factors on which the given quantity depends upon is provided. अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन 3 एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के दौरान क्या इस डायमेंशनल मेथड की कहीं कोई लिमिटेशन है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट those limitations of dimensional analysis। अगर हम बात करें करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला और कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, तो इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान इस डायमेंशनल मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी हद तक हमारे एक्यूरेट होंगे या रिलायबल होंगे। तो इसलिए इन 2 मेथड्स के अंदर या इन 2 एप्लीकेशंस के अंदर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो व्हाइल चेकिंग द correctness of a formula and conversion from one system of units to other, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल मेथड हैव नो लिमिटेशन, दो while deriving a given formula, the dimensional method suffers following limitation। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जब हम फॉर्मूले को डेराइव करते हैं तो उसमें हमने फॉर एग्जांपल लेके कर रहा हूँ कि जब हमने एक फोर्स का फॉर्मूला डेराइव किया था विच वाज गिवन दैट इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन, तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व किया था। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाई थी तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया था k, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला आया k m रेज़ टू पावर a और a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर 1, मतलब फोर्स का फॉर्मूला k इंटू में m में आया। इस मेथड में हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं हुई थी। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि इस मेथड से हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो दिस मेथड provides no information about the constant of प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू कितनी है या उसकी नेचर क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। इस मेथड में ये इसको डायमेंशनलेस कंसीडर करके चलता है, पर कई प्रॉब्लम्स के अंदर इस k की एक वैल्यू फाइनाइट होगी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो उसमें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r² था। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक डेफिनेट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। पर इस मेथड से अगर हम डिराइव करते हैं तो इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी।
दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमारी गिवन क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करे तो वहाँ जाकर ये फॉर्मूला या ये मेथड हमारा फेल हो जाता है। कारण क्योंकि हमें जो बेसिक मेथड दिया गया है वो ये है कि जिस भी क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला डेराइव करना है उसकी वैल्यू जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसीडर करना है बाय कंसीडरिंग सम पावर्स, और उन पावर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बाय इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन द आइदर साइड। और डायमेंशन मैकेनिक्स के अंदर 3 है, मास, लेंथ और टाइम। तो 3 इक्वेशंस हमें वहाँ पर मिलेंगी और 3 इक्वेशन से हम लोग सिर्फ 3 डिफरेंट क्वांटिटी अननोन क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स की पावर्स तो हमें मिल जाएंगी, पर अगर ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड किया मैकेनिकल क्वांटिटी तो उसमें 4th क्वांटिटी की जो पावर होगी उसको हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो दिस मेथड फेल्स टू derive a formula of a quantity depending upon more than 3 quantities और फैक्टर। 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज या फैक्टर्स पे अगर डिपेंड करे वहाँ पर जाकर ये फेल हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम वहाँ आएगी अगर हमारे फॉर्मूले में क्वांटिटी जो है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ पावर पे डिपेंड करती हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, इनमें से किसी एक फंक्शन के ऊपर अगर हमारी क्वांटिटी डिपेंड करती हो तो उसके बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। कारण क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनलेस होगी तो इसमें कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो आना ही नहीं, तो इसलिए इसकी पावर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में इंक्लूड नहीं हो पाएगी। सो दिस मेथड gives no information about the dimensionless quantities like trigonometric फंक्शन, सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह के फंक्शन पर अगर हमारी क्वांटिटी डिपेंड करे तो ये उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। 4th प्रॉब्लम इस मेथड की ये है कि अगर हमारी क्वांटिटी नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हो या नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फॉर्मूला हमें डेराइव करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड, तो हमने काइनेमेटिक्स में ये बात पढ़ी है कि s डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकेंड, u इज द इनिशियल स्पीड, a इज द एक्सेलरेशन। अगर हम इसको डायमेंशनल मेथड की हेल्प से डेराइव करना चाहेंगे तो ये मेथड ये कहेगा कि s की वैल्यू u पे डिपेंड कर रही है, t पे डिपेंड कर रही है और a पे डिपेंड कर रही है। तो हम डेराइव करेंगे तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b एंड a रेज टू पावर c। सभी को कंबाइन करेंगे तो u रेज टू पावर a, t रेज टू पावर b, a रेज टू पावर c। मतलब ये सभी को मल्टीप्लिकेशन में ले लेगा, बीच में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म आएगी तो वहाँ पर इसके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की या डायमेंशनल मेथड्स की जो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान फेस करते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज अबाउट द एरर। So now we will start our next chapter, that is the error. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेज़र करते हैं
तो मेज़र करने का मतलब हम उस क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में हमारी जो मेज़रमेंट है वो एक तरह की कंपैरिजन प्रोसेस है, और जब भी कंपैरिजन होगा तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं। तो मतलब हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ डिफरेंट हो सकती है। तो जब भी एक क्वांटिटी की वैल्यू मेज़र की जाती है तो उस मेज़रमेंट के दौरान मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी। सो एरर इन measurement is defined as the difference between the actual value and measured value। तो किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट के अंदर जो एरर होगा वो उस क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज द एरर। अब एरर जो है इसको हम आगे नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करते हैं एरर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन और रीजन फॉर देयर प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोड्यूस किस कारण हो रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो एरर को हम आगे 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं। तो सो डिपेंडिंग अपॉन द origin of the error in the measurement of a quantity, error may be of या may be classified into following 3 categories. First one is known as systematic error, second one are known as random error, and third one are known as the gross error. तो सिस्टेमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस, दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एरर डिपेंडिंग अपॉन द रीजन ऑफ देयर प्रोडक्शन। भी वो किस कारण प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके बेसिस के ऊपर हम एरर्स को आगे 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहला है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर का मतलब ऐसे एरर्स होंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे एरर्स होंगे जो एक मेजरमेंट के अंदर एक सिस्टेमेटिक वे में ही प्रोड्यूस होंगे। सिस्टेमेटिक वे का मतलब ये होगा कि इसमें हमेशा एरर की प्रोडक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, मीन्स either the magnitude of the measured quantity is always greater than the actual value or is always greater or less than the actual value। मतलब एक क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू हम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, और हम लोग उसकी मेजरमेंट के दौरान जो हमें मेजर्ड वैल्यू मिल रही है वो एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण प्रोड्यूस हो रही है, जो रीज़न हमें नोन है। उस रीज़न के कारण जो एरर आ रहा है या जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर आए। अगर हम उसको रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, दोबारा उससे ग्रेटर आएगी, फिर भी ग्रेटर ही आएगी। मतलब जितनी बार मर्जी मेज़र कर लो, उस पर्टिकुलर रीज़न के कारण जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो हर बार एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर ही आएगी। ऐसा नहीं है कि उस रीज़न, एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कभी ज़्यादा आ गई, कभी कम आ गई, ऐसा नहीं होगा। एक रीजन के कारण अगर वो प्रोड्यूस हो रही है या तो वो हर बार बढ़ के ही आएगी या हर बार वो कम ही करके आएगी। तो सिस्टेमेटिक एरर का मतलब होगा द एरर इफ the magnitude and sign of the error produced in the measurement
इज सेम इन एवरी मेजरमेंट, मतलब हर मेजरमेंट के दौरान एरर का मैग्नीट्यूड और साइन हमेशा सेम आए। साइन ये बताएगा कि एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, और मैग्नीट्यूड ये बताएगा कि वो कितना डिफरेंस आ रहा है। एक पर्टिकुलर रीज़न के कारण ये हमेशा सेम रहेगा। तो एक सिस्टेमेटिक एक ही डायरेक्शन में आता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज द सिस्टेमेटिक एरर। और ये ऐसे एरर होते हैं जिनके ओरिजिन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी मतलब हमें इनका रीज़न पता है, तो हम इनको कंप्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं और इनको काफ़ी हद तक मिनिमाइज भी कर सकते हैं। सो द ओरिजिन ऑफ दीज एरर्स आर नोन टू अस, हेंस दीज एरर कैन बी रिमूव्ड और मिनिमाइज्ड। तो इन एरर्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं और इनको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टेमेटिक एरर है ये आगे किन किन फैक्टर्स के कारण प्रोड्यूस हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ऐसा एरर होगा जो किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो हम मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर उस मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर प्रोड्यूस होगा, दैट इज सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो दीज द सिस्टेमेटिक एरर विच अराइजेज ड्यू टू any defect in our measuring device, हमारे मेजरिंग डिवाइस के अंदर ही कोई डिफेक्ट हो तो उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस होगा दैट इज सेड टू बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, मान लो हम लोग एक वोल्ट मीटर का यूज़ कर रहे हैं, घरों में स्टेबलाइजर देखा होगा, उसमें वोल्टेज बताने के लिए एक मीटर लगा होता है, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। उस वोल्ट मीटर में आपने देखा होगा कि सेंटर में नीचे V लिखा होगा, मतलब वो वोल्टेज को बता रहा है, और यहाँ पर कुछ डिजिट्स लगी होती हैं सर्कुलर स्केल में और एक नीडल लगाई होती है। मान लो यहाँ पर था 0 वोल्ट, यहाँ पर था 1 वोल्ट। अगर हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ कर रखा है, अगर इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइनिंग या इसकी कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, कैलिब्रेशन का मतलब ये हुआ कि इसके जो डिवीजन्स हैं वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो एक डिवीज़न या 1 वोल्ट के लिए जो हमने डिवीज़न लगा रखी है वो थोड़ी ब्रॉडर है, और यहाँ पर जाकर वो थोड़े नज़दीक आ गए, मतलब हमने इस डिवाइस की जो कैलिब्रेशन है वो सही नहीं कर रखी। कैलिब्रेट करने का मतलब उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट डिवीजन्स को असाइन करते हैं टू प्रोवाइड आवर मेजर्ड वैल्यू। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई तो होना तो चाहिए था यहाँ पर 3 वोल्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है अपन 2 वोल्ट, तो उसके कारण हमारा 1 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो एरर किस में आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर में। दूसरी प्रॉब्लम, अगर ऐसा हो कि मान लो हमारी जो नीडल है जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कहाँ पर होनी चाहिए? 0 वोल्ट पे। अगर हमारे नीडल जो है कोई वोल्टेज अप्लाई ना करने पर भी 1 वोल्ट शो कर रही है, मतलब उसका 0 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना हो, तब जो एरर प्रोड्यूस होगा दैट इज सेड टू बी जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब द एरर अराइजिंग इन द इंस्ट्रूमेंट या मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी व्हेन द जीरो ऑफ आवर गिवन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। तो उस केस में जो एरर आएगा दैट इज सेड टू बी जीरो एरर। अब इसमें देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई करें, स्टिल इट इज प्रोवाइडिंग 1 वोल्ट वैल्यू। तो अगर हम 4 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे वोल्टेज, तो इसमें रीडिंग जो आएगी यहां पर आएगी 5 वोल्ट पे, मतलब ये 1 वोल्ट वैल्यू
एक्स्ट्रा बताएगा। अगर हम 6 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो वैल्यू कहाँ पर शो करेगा, 7 पे। मतलब ये हुआ कि हर बार ये 1 वोल्ट वोल्टेज जो होगी वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब इस जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर या सिस्टमेटिक एरर का ये एक एग्जांपल है। तो इससे जो एरर आएगा वो हर बार 1 वोल्ट अमाउंट ग्रेटर ही बताएगा, हर बार सेम अमाउंट से एरर आएगा और साइन भी उसका सेम होगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द सिस्टमेटिक एरर। तो इस तरह से हमारी जो स्केल के अंदर या हमारी जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें कोई डिफेक्ट हो, उसके कारण जो भी एरर प्रोड्यूस होगा दैट इज सेड टू बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर है बात। अब इस इंस्ट्रूमेंटल एरर का रीजन हमें पता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम के कारण है, तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड और कैन बी रिमूव्ड बाय डिजाइनिंग द डिवाइस प्रॉपरली, कैलिब्रेटिंग इट प्रॉपरली एंड रिमूविंग द जीरो एरर। अब जीरो एरर को अगर हमने रिमूव करना है तो जीरो एरर को रिमूव करने के लिए हमें करेक्शन लगानी पड़ती है, दैट इज नोन एज जीरो करेक्शन। तो हम जीरो करेक्शन अप्लाई करके जीरो एरर के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। भाई हमें पता चल गया कि जो कोई भी वोल्टेज ना देने पर ये 1 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 1 वोल्ट वैल्यू हर बार एक्स्ट्रा बताएगा। तो जितनी भी हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी उसमें से ये जीरो एरर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। वो जो हमने -1 वोल्ट किया वो जीरो करेक्शन है। तो जीरो करेक्शन अप्लाई करके हम इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिमूव कर सकते हैं। एक और तरह का इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो हमारे किसी क्वांटिटी की वैल्यू हमने मेजर करनी है और मान लो हम वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर रहे हैं और वोल्टेज की जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो है 1.1 वोल्ट। हमने इस पे जीरो एरर नहीं है, फॉर एग्जांपल जीरो पे दिखा रहा था। 1.1 वोल्ट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो जो नीडल आएगी वो 1 वोल्ट से थोड़ा सा आगे जाएगी। पर फिजिक्स में मेजरमेंट के दौरान हमने ये देखना है कि जो डिवीजन्स कंप्लीट हो रही हैं हमने सिर्फ उसी की रीडिंग लेनी है। अगर बीच में वैल्यू आ रही है, नीडल अगर दो डिवीजन्स के बीच में आ रही है तो अंदाजा नहीं लगाना कि ये लगभग हाफ है या 0.25 है या 0.3 है, 1.1 या 1.2 अंदाजा नहीं लगाना। आपने ये देखना है कि 1 वोल्ट कंप्लीट है तो इट्स वैल्यू विल बी 1 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट कंप्लीट है तो 2 वोल्ट, बीच वाली वैल्यू ये एक्चुअल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब एक क्वांटिटी मतलब इस डिवाइस से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, 1 वोल्ट। तो एक डिवाइस से हम जो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं दैट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट के कारण एक एरर प्रोड्यूस हो गया एंड दैट इज सेड टू बी लीस्ट काउंट एरर। भाई हमारी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू जो है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जा रही है और हमारे पास जो मेजरिंग डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 1 वोल्ट। तो मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, तो इसके बाद जो भी डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी हमारी एरर होगी, मतलब वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू देगा ही देगा। तो अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हमें कम से कम लिस्ट काउंट वाला डिवाइस यूज करना चाहिए। जितने कम लिस्ट काउंट वाला डिवाइस यूज करोगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन remove the various types of the instrumental error, defect in the designing, calibration, एरर, जीरो एरर या फिर लिस्ट काउंट के कारण जो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।